के सिन्हा साहब, आपसे समझना चाहेंगे मौजूदा हालात में जो सबसे ज्यादा टारगेट हो रहे हैं वो वहां पर हिंदू हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर हो रहे हैं। किसी भी तरीके से इसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं माना जा सकता। ये बाकायदा एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हो रहा है और उसी की पटकथा को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। अनुराग, जय हिंद। एब्सोल्युटली जो आपने बताई वो ही सच्चाई है। देखिए, यदि आप हिंदुओं की जनसंख्या लें तो आज 7.9% कहा जाता है, जो 20% होता था आज से 52 साल पहले, जब 1971 में जब हम वहाँ उसे बांग्लादेश को बनाया गया और ईस्ट पाकिस्तान से वो कट के अलग हुआ, उससे घट करके 7.9 है। और वो 7.9 की आंकड़ा देखिए, 1,31,00,000 1,31,00,000, फिर दोहराता हूँ, इतनी जनसंख्या है हिंदुओं की। तो ये छोटी जनसंख्या नहीं है। जब हम बात परसेंटेज में करते हैं तो उसको पहचान नहीं पाते। और ये घटकर, क्योंकि 20% से 7.9% आ चुकी है 52 सालों में जी। और अब ऐसा उम्मीद है, जिस तरह से 27 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, मारकाट चल रहा है, और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये नहीं 2018 से, यदि आप देखें उसके पहले भी एक दौर आया था, तो 2006 से लेकर 6 के पहले का दौर था, उसमें भी पूरा रेडिकलाइजेशन है। जमाते इस्लामी आज की पार्टी नहीं है। पार्टी का मतलब है, ये संगठन आज का नहीं है, ये 71 के पहले का था और इसका बड़ा धड़ा पाकिस्तान में है। इसको भले ही यहाँ पर शेख हसीना ने के पार्टी ने, अवामी लीग ने इसको ये कह दिया था कि ठीक है, इसको ये कर दिया है कि उस पर बैन लगा दी है, मगर वो धड़ा बहुत बड़ा है। दूसरा एक धड़ा है राजाकार का। ये पाकिस्तान आर्मी के साथ 71 में और अमेरिकन के साथ ये दोनों खड़े हुए थे, जमाते इस्लामी भी। इसलिए जमाते इस्लामी को एक आप कहें रिकॉग्निशन है। जब अमेरिका आज कुछ करना चाहता है, अभी अमेरिकन डेलीगेट्स आके मिलके गए हैं इन लोगों को, भले ही अभी भी उसको नहीं किया गया है, उसके बैन नहीं हटाया गया है, मगर जो हो रहे हैं मारकाट हिंदुओं की, ये देखिए ये और बढ़ेगी। और क्यों नहीं थम जाता, ये तो है ना कि चेंज ऑफ रिजीम का मतलब था। इसको समझने के लिए थोड़ी 1 सेकंड और लूंगा आपका। जब आपने 71 में शेख मुजीबुर रहमान, जो बंगबंधु से जाने जाते हैं, और उनकी बेटी हैं शेख हसीना, और जनरल उसके 5 साल बाद 1975 में जनरल जियाउर रहमान ने तख्ता पलट किया था। एक सोल्जर ने मुजीबुर रहमान को गर्दन काट दिए, उनकी वाइफ को मार दिया, 3 बेटों को मार दिया था एक सोल्जर्स ने, और उसके पीछे जनरल जियाउर रहमान का हाथ था। और उन्हीं की बेगम हैं खालिदा जिया, उन्हीं की बेगम। ये बहुतों को नहीं पता है। ये जो हम बीएनपी कहते हैं, ये उनकी बेगम है। और जो तारिक रहमान है, उनके बेटे साहबजादे साहब हैं, जो अभी लेना चाहते हैं, वो उसी कट्टरता के साथ और उसी चीज़ों के साथ जो उन्होंने आज से 5 साल बाद 71 के बाद किया था। ठीक है, के जी लौटेंगे आपके पास। यहाँ जेके त्रिपाठी साहब, एक्स डिप्लोमेट, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से। मैं इस मुद्दे के पॉलिटिकल एंगल का बाद में रुख करूंगा, लेकिन एक एंगल यहाँ सबसे पहले मैं जेके त्रिपाठी साहब आपके साथ उसका सवाल का जवाब चाहता हूँ, और वो ये है कि वहाँ हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जाहिर सी बात है न्यूयॉर्क से जो तस्वीरें आई वो हमने देखी, वहाँ बांग्लादेश काउंसलेट पर किस तरीके से जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता पहुंचे और वहाँ उन्होंने तस्वीरें हटाई, वहाँ तोड़फोड़ की कोशिश की और सारे अधिकारी जो थे वो हाथ जोड़े वहाँ खड़े हुए थे। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि शेख हसीना भारत में हैं और शेख हसीना का साथ देने वालों के खिलाफ जमाते इस्लामी नहीं है, वो उनके खिलाफ है, वो उन पर अत्याचार की बात कह रहे हैं। जब तक क्या शेख हसीना यहाँ रहेंगी, इस बात की आशंका है कि वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ेंगे? देखिए, शेख हसीना के यहाँ से जाने के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे, कम होते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी ये मॉब मेंटलिटी है, भीड़ का आक्रोश है, भीड़ का उन्माद है। और इसमें कम लोग जो हैं वो डेडिकेटेड आंदोलनकारी हैं, ज़्यादातर तमाशबीन है, जिनको कि मजा ये आता है ये सोचने में, कहने में कि हम प्रधानमंत्री के बिस्तर पे लेटे या हमने उनके किचन में खाना खाया। मामला उससे आगे बढ़ चुका है। अब वहाँ मंदिर जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, तो और हमने देखा अवामी लीग के किस तरीके से कार्यकर्ता तक को जिंदा जला दिया गया वहां पर। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था ही नहीं। स्टूडेंट तो ये मुखौटा थे, क्योंकि स्टूडेंट तो मुश्किल से 200 सीटों को, जो 3000 सीटें जो बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक ए और बी ग्रुप के लिए जो वो करता है, एडवर्टाइज करता है, जिसमें ये आरक्षण था,
उसमें मुश्किल से 200 लोग इस आरक्षण के दायरे में पास होते थे, तो 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ रोजगार लायक युवाओं में से के लिए 200 सीटों का आरक्षण कोई खास मायने नहीं रखता। और अगर ये सिर्फ आरक्षण पे होता तो फिर जब आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था तभी रुक जाना था, लेकिन ये नहीं रुका। इसको हवा दी विपक्षी पार्टी ने, बीएनपी ने और जमात इस्लामी ने। तो ये अभी बढ़ेगा, कुछ दिन तक बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये गलती करते हैं कि शेख हसीना को अगर शरण देते हैं ये सोच के कि वो हमारी मित्र रही है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। हिंदुओं पर मास मर्डर हिंदुओं का वहाँ होना शुरू हो जाएगा। 1 करोड़ 37 लाख हिंदू वहाँ के नागरिक हैं। ये परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए अभी हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। बांग्लादेश की आर्मी के साथ हम बातचीत में लगे हुए हैं और वहाँ की आर्मी के साथ ये करके, और अगर जब नई सरकार आती, जो कि उम्मीदन बीएनपी की आएगी, क्योंकि अवामी लीग को तो बाहर ही कर दिया गया, कल की मीटिंग में भी नहीं है। जी प्रोफेसर कपिल कुमार आपको जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। देखिए, मुझे कई विश्लेषणों पे बड़ा ताज्जुब होता है। आपने कहा कि हमें हसीना को ये नहीं करना चाहिए, 1.5 करोड़ हिंदुओं की जान खतरे में पड़ जाएगी। मेरा एक सवाल है आदरणीय डिप्लोमेट जी से, सन 71 में वहाँ कितने हिंदू थे? हमने तो हसीना को शरण नहीं दी ना। वो 8 करोड़ से 1.5 करोड़ कैसे रह गए? 7 करोड़ कहाँ चले गए? कभी उस पर ध्यान दीजिए। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज हिंदू अनाथ नहीं होता। आज हिंदू पे भी कोई ऐसा प्यूटिन होता जो ये देखता कि अगर यूक्रेन के अंदर अमेरिका घुस करके रूस के लिए दिक्कत कर रहा है तो उसने यूक्रेन को ठीक किया। आज हम पे कोई ऐसा होता जो इस जमायत इस्लामी को जवाब देता कि 1 घंटे के अंदर हिंदुओं पे और मंदिरों पे हमले रोक दो, नहीं तुम्हारे जितने दफ्तर और ऑफिस हैं उनको हम हिंदुस्तान से मिसाइल से उड़ा देंगे। इनका ये इलाज है। हमने दुनिया भर का ये जो ठेका ले लिया है ना, सर्व तरफ संभावा वासुदेव कुटुंबकम, हजारों साल से नारा देने के बाद हिंदुओं को क्या मिला है सिवाय उनके जेनोसाइड होने के? और जितने कत्लेआम हिंदुओं के हुए हैं उस पर आप सिर झुका के चले जाते हैं। हमारे आगे नेता ये बोलते हैं कि जो डिक्टेटर होगा ये करेगा। अरे तुम अपनी पार्टियों में क्या हो भाई? डिक्टेटर हो या नहीं हो? और ठीक बात यही है कि हसीना खुद जिम्मेवार है इसके लिए। क्यों गई थी चीन उस समय? जानती नहीं थी कि चीन क्या है? क्यों चीन के साथ होमलोबिंग कर रही थी वहां पे जाकर के? क्या इनको मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी एजेंट और आईएसआई एजेंट वहां पे सालों से लगे हुए हैं? रोज बंगाल के अंदर जो वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है।